Hello, welcome to my channel. I'm Arvesi. Today I'm gonna discuss fourth unit of English Tulip series 10th class JK books. Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. अगर आप तीसरे यूनिट या चैप्टर की वीडियो देखना चाहोगे तो आपको यहाँ आई बटन में जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगी। इस जानिब आपको यहाँ ऊपर जो है आई बटन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जो है एक्सेस पा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर। ऑथर 18 जुलाई को पैदा हुआ, जो फार्मर प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीका का, और इसको पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन में इलेक्ट किया गया। 20 वर्ष उसने जेल में रहा और उसको कई बार मुजरिम करार दिया गया। उसका पॉपुलर नाम जो था वो था मैडीबा, और वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी था, और उसने नोबेल प्राइज जो है 1993 में जीता। और अब हम समरी पे आएंगे। Summary. The narrator, Nelson Mandela, says that leaders and many important people were expected to be there before the inauguration in connection with the liberation of South Africa. It was a very clear and bright day, and it was the 10th of May. The ceremonies were celebrated in Sandstone Amphitheatre, which had been the seat of supremacy, and it was formed by the Union Building in Pretoria. Now, the same seat becomes the seat where people from different parts of the country had come. He was accompanied by his daughter, Zanani. Mr. Dila Kalok was sworn in as a second deputy president. Thabo Mbeki was sworn as the first deputy president. Mandela adds that he pledged to uphold the constitution when his team came to be sworn in. नरेटर नेल्सन मंडेला कहता है कि लीडर जमा हुए थे। बहुत सारे लोग जो है उम्मीद की जाती थी कि वहाँ पे होंगे, यानी कि साउथ अफ्रीका की आज़ादी के और शुरुआत पे, और ये बिल्कुल साफ दिन था, और ये 10 मई का दिन था। सेरेमनी जो है वो वहाँ पे मनाई जा रही थी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में, जो एक टाइम सुप्रीमेसी या दबाव का मरकज हुआ करता था। इसको यूनियन बिल्डिंग पेरिया ने जो है तरतीब दिया था, और यही सीट जो है वो अब वो बन चुकी थी जहाँ पे बहुत सारे लोग मुख्तलिफ कंट्री के या मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से आए हुए जमा हुए थे। उसके साथ उसकी अपनी लड़की थी जिनानी, और मिस्टर डीला कलॉक भी था, और उसको हलफ दिया गया था सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और ताबो, उसको जो है कसम दी गई थी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की। और मंडेला ने ये भी बोला कि उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पकड़ के रखना था जब उसके टर्म्स आ गए जो है कसम खाने की, या जब वो कसम जो है उसको दी जा रही थी प्रेसिडेंट की। राइट। He said that all the dignitaries had given a new hopes. The human disaster, that is subjugations of South Africa, continued for a long period, and now emerged a new era of which all would be proud. Nelson Mandela said that it was the pleasure to be host to nation of the world. Nelson Mandela said that it was a common victory for justice, peace, and dignity. The great leader said that people of the South Africa were liberated from suffering, oppression, exploitation, poverty. He said that
this great nation wouldn't see the return of those deprivations and oppressions. He invoked the blessing of God that no harm came to this great achievement. यहाँ पे उसने जब कि यहाँ वो कहता है तमाम डिग्निटरीज से कि एक नई उम्मीद की किरण आ चुकी है और इंसानों का जो तबाह कुन सिलसिला था और जो दबाव था साउथ अफ्रीका पे वो जारी रहा बहुत देर तक और ये इसमें जो है डूबा रहा। अब एक नई उम्मीद जो है वो आ चुकी है और जो नेल्सन मंडेला कहता है कि ये खुशी होती है आज मेज़बान बनकर कौम का दुनिया में। नेल्सन मंडेला ये कहता है कि ये एक जो मतलब मुश्तरका फतह थी यानी कि जस्टिस के लिए, मीन्स इंसाफ के लिए, अमन के लिए और शान के लिए। बड़े लीडर कहते हैं, बड़े लीडरों ने कहा कि जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो बहुत सारे मुब्तलाओं में गिरफ्तार थे, उन पे दबाव था, उनका नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा था, उनकी गुर्बत को फ़रोग़ दिया जा रहा था। उसने ये भी कहा कि ये बड़ा नेशन जो है कभी भी वो दिन और वो महरूमियत और वो दबाव के दिन वापस नहीं देखेगा। वो खुदा से दुआ करता है या उसने खुदा से दुआ की कि अब कोई भी नुकसान इस बड़ी अचीवमेंट को न पहुंचाना। आगे बोलता है, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इवेंट वर सीन and the African jets, helicopters, troops, carriers were roaring in perfect formation over the Union building. तो ये क्या कहता है? कहता है दूसरा जो इवेंट था, मौका यहाँ देखने के लायक था। अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप, कैरियर्स वो जो है ऊपर उड़ रहे थे एक बहुत अच्छी मुकम्मल जो है वो तैयारी के साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से। अब आगे बोलता है, इट वॉज नॉट अ शो ऑफ फोर्स बट डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये एक शो नहीं था, यानी कि एक ताकत का दिखाना नहीं था, बल्कि एक मुजाहिरा था। किस चीज का मुजाहिरा था? ऑफ लॉयल्टी ऑफ द मिलिट्री टू डेमोक्रेसी and the loyalty to the newly formed government. The highest general of the South Africa Defense Force and Police saluted him. Nelson Mandela said that not so many years before these people might have arrested him. Just in the form of we left a smoke trails of the black, red, green, blue and the gold of the new flag of South Africa. तो ये वफादारी का जो है मुजाहिरा था, मिलिट्री का मुजाहिरा था जो डेमोक्रेसी दिखा रही थी और लॉयल्टी का था जो एक नई गवर्नमेंट बनाने जा रही थी या जिसने एक नई गवर्नमेंट बनाई थी। बहुत बड़े जो जनरल्स थे साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया। नेल्सन मंडेला कहता है कि बहुत साल पहले ये लोग अरेस्ट करने के लिए आए थे। जज जो थे वो वी फॉर्म में थे, जो धुआं छोड़ रहे थे, ब्लैक जो है वो मतलब उनका झंडा था रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन, जो नया साउथ अफ्रीका का फ्लैग था। आगे बोलता है कि टू नेशनल एंथम्स वर सung. The white sang Nkosi Sikelel' Afrika and the black sang Daystan. And these were the old anthems of republic. The author said that people of South Africa had practiced as best of their differences. Discrimination was the basis of the harsh societies. The system had changed and replaced by a new one, which stood for right and freedom of all people. The author added that many people had made the sacrifices, but those who laid down their
leaves were not there. The narrator says that he was the sum of all those peoples and added that he was pained that he couldn't see and thank them. तो यहाँ पे दो नेशनल एंथम गाए गए, एक वाइट के लिए, एक कालों के लिए, और ये ओल्ड नेशनल एंथम थे रिपब्लिक के। आथर यहाँ पे कहता है कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनके बीच में बहुत सारे जो है वो डिफरेंसेस थे, और वो डिफरेंसेस ना रहें। डिस्क्रिमिनेशन जो है यानी कि एक मतलब सख्त सोसाइटी का बेस होता है, और जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए, उसको जो है तब्दील होना चाहिए, और वो एक नई शक्ल लेनी चाहिए जो मतलब सही हो और हक के लिए और आज़ादी के लिए जो है खड़ा हो तमाम लोगों के लिए, या तमाम लोगों की आज़ादी और तमाम लोगों के हक के लिए वो खड़ा रहे। ऑथर यहाँ पे ये भी ऐड करता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई और अपने जानों के नजराने पेश किए, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो हम में से अब मौजूद नहीं हैं। यहाँ पे नैरेटर ये कहता है कि मैं उनकी तरफ से हूँ और उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, और मुझे दुख होता है कि वो यहाँ पे नहीं है, और मैं उनका शुक्रिया करता अगर वो यहाँ पे होते। अब यहाँ पे कहता है आगे बोलता है, the policy of discrimination created wounds in the country and the people too. The policy of the oppressions had produced great freedom fighters, stalwarts, and men of strength as Oliver Tempos, Walter Sucellus, Chief Luthilus, Yusuf Dado, etc. He remarked that these men were remarkable for their great wisdom and courage. He said that South Africa had a rich minerals wealth, but the greatest wealth was its people. It is from those people that he learned courage and its importance. The people risked their lives and faced untold danger. He said that courage was a victory over fear, and no one is born hating another due to color or religion. Those who hate could taught to love, which comes naturally to the human heart or human heart. Man's good nature, which he saw in God's, can't put out. अब यहाँ क्या कहता है? कहता जो पॉलिसी थी यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को वहाँ पे फरोग मिला और उसने कंट्री में जख्म दिया, कंट्री को भी जख्म दिया, लोगों को भी जख्म दिया, और ये पॉलिसी जो दबाव की थी उसने बहुत बड़े फ्रीडम फाइटरों को जो है जन्म दिया और उनको कुव्वत दी, उनको ताकतवर बनाया, जैसे कि ओलिवर टेम्पोज था, वाल्टर सिसोलस था, चीफ ल्यूथियलस था और यूसुफ डैडो था। उसने यहाँ पे ये निशानदही की, ये बावर किया कि ये आदमी जो थे ये तारीफ के काबिल थे। और क्यों तारीफ के काबिल थे? क्योंकि इनका बहुत बड़ा विजडम था, इनको बहुत बड़ी अकल थी और इनके कौम के लिए बहुत बड़ी हिम्मत थी, जुर्रत थी। उसने कहा साउथ अफ्रीका बहुत इसमें रिच और बहुत ज़्यादा पैसा है, मिनरल्स है, लेकिन जो सबसे बड़ी इसकी दौलत है वो इसके लोग हैं। ये उन लोगों से है जिन्होंने अपने मुल्क के लिए हिम्मत की, सीखी और इसकी जो है ज़रूरत को जाना। लोगों ने अपने आप को खतरे में डाला और ऐसे जुल्म सहे। उसने ये भी कहा
कि जो हिम्मत होती है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है डर से बाहर आने की। कोई भी जो है वो मतलब उसने जन्म नहीं लिया है कि वो जन्म से ही किसी पे नफरत करे या ऐसे नफरत करे उसके कलर से, उसके रिलीजियस से। जो नफरत करते हैं और उनको जो है प्यार सिखाया जा सकता है, जो कुदरती तौर पर उनके दिलों के अंदर आ जाता है। इंसान की अच्छी नेचर जो दिखाई देती है, जो उसकी हिफाजत में दिखाई देती है और उसको बाहर निकाला नहीं जा सकता है। A person has duties to his family, to his community, and to country. The narrator couldn't perform these duties as a South Africa was punished. If he liked like a free man, free human being, he says that he was forced to live away from his own people. He was a free man as long as he obeyed his father or was true to the custom of his tribe. He started to crave for freedom. As a student, he wanted to free to read. He joined the African National Congress. Hunger for freedom was for the freedom of people. He saw his people wanted to live proudly and freely. The people gave him the power to work for freedom. They made him bold. The bondage of his people meant that he too was a slave, and the oppressor must be made free like the one who is oppressed. A person who invades the freedom of the other is hated. If a person take away someone's freedom, he is not free. The oppressor and the oppressed are deprived of humanity. यहाँ पे क्या कहता है कि एक पर्सन को या एक शख्स को फर्ज अदा करना होता है अपनी फैमिली का, अपनी कम्युनिटी का, अपने मुल्क का। नैरेटर यहाँ पे ये फर्ज अंजाम नहीं दे पाया क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में उसको सजा दी गई। अगर वो रहता आज़ाद तो वो ये कर सकता था। वो आगे ये भी बोलता है कि उसको मजबूर किया गया कि वो अपने ही लोगों से दूर रहे और वो एक फ्री मैन था या वो एक आज़ाद था जितनी देर तक वो अपने बाप का हुक्म मानता गया वो आज़ाद था। लेकिन जब वो उसने जो है अपने ट्रेडिशन और कस्टम को जो है छोड़ दिया और उसने जो है ख्वाहिश की अपने आज़ादी की, एज अ स्टूडेंट वो चाहता था कि वो फ्रीली पढ़े, वो आज़ादाना तरीके से पढ़े। उसने नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और भूख जो उसको आज़ादी की थी वो उसकी आज़ादी लोगों के लिए थी। उसने देखा कि अपने लोगों को जो फख्र से रहना चाहते थे और आज़ाद रहना चाहते थे और उन्हीं लोगों ने उसको वो जो है एनर्जी दी, ताकत दी काम करने की, अपनी आज़ादी को हासिल करने के लिए। और उन्हीं लोगों ने उसको बहादुर बनाया। जो बॉन्डेज थी, जो हदें थी उसके लोगों की, वो सिर्फ ये थी कि वो गुलाम थे और उन पे जुल्म ढाया जा रहा था और वो आज़ाद रहना चाहते थे कि इस तरीके से जो उन पे जुल्म कर रहे थे। एक आदमी जो आज़ादी पे हमला करता है, दूसरे उसको जो है नफरत करते हैं। अगर एक शख्स किसी की आज़ादी को छीन ले, इसका ये मतलब वो भी आज़ाद नहीं है। न ही जुल्म करने वाला आज़ाद है और न ही जुल्म जिस पे किया जाता है वो आज़ाद है। वो दोनों जो है इंसानियत से महरूम रह जाते हैं। तो ये था बच्चों इसकी समरी।
अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाऊंगा और वहां पे जो है आप इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब हम स्क्रीन की तरफ आए हैं जहां पे हम टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पे इसने कहा हुआ है कि थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में जो है बात करेंगे, सोचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसने यहाँ पे लिया हुआ है क्वेश्चन, वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 वो ये बोल रहा है कि वाई May 10 इज एन ऑटम डे। May 10 जो है ऑटम डे क्यों है इन साउथ अफ्रीका में, राइट। सो हियर इसका जो आंसर है वो ये कह रहा है कि साउथ अफ्रीका, राइट, continued to be under the white domination for the 300 years, right? The freedom dawned in the autumn. Hence, the May 10 is called the autumn day, right? यहाँ पे इसने ये कहा हुआ है कि जो May 10 को ऑटम डे क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो वाइट डोमिनेशन के जो है वो तहत था, या उस पे अंग्रेजों का राज था 300 साल तक। और जो फ्रीडम है, मतलब जब फ्रीडम आया, या सूरज जो है चढ़ा, कौन सा, यानी कि आजादी का सूरज जब चढ़ा तो वो ऑटम में चढ़ा, तो इसीलिए 10 मई जो है इसको ऑटम डे कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे है, जो ये कह रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मैंडेला mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by it? What is the glorious human achievement he talks of at the end? अब उसने यहाँ पे क्या बोला, उसने यहाँ पे जो है ये बोला कि ये जो स्टार्टिंग में जो नेल्सन मैंडेला ने स्पीच की, तो उस वक्त नेल्सन मैंडेला ने मेंशन किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को, और वो उसका क्या मतलब था, राइट, और वो ग्लोरियस क्या थी ह्यूमन अचीवमेंट के लिए, या वो क्या एक शानदार इंसानी अचीवमेंट थी जिसके बारे में उसने आखिरकार जो है बोला, या आखिर पे उसने बोला, राइट। यहाँ पे ये कह रहा है कि the white rule, the rule of the whites continued for 300 years. It means the rule of the white over the black. It was a real disaster that the white rule prevailed for such a long period, and the glorious human achievement is attaining independence from the white rule and the achievement of South Africa becoming free country. तो ये कहता है कि जो ये रूल था, यानी कि वाइटों का रूल, जो वाइट जो है वो कंट्री का रूल था, या जो अंग्रेजों का रूल था, राइट, वो 300 साल तक रहा। कितने साल तक? 300 साल तक रहा, जिसका ये मतलब है कि जो अंग्रेज लोग थे, या जो सफेद लोग थे, या जो गोरे लोग थे, वो काले लोगों पे हुकूमत कर रहे थे। इसका हकीकत का ये मतलब है कि ये हकीकत में क्या थी, एक बहुत बड़ी तबाही थी, कि जो वाइट थे वो बहुत लंबे वक्त से गलबा पा रहे थे हुकूमत का, इन पे इन पे क्या बोलते हैं, ब्लैक पे, राइट। सो दैट हियर
ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट जो थी वो ये थी कि उन्होंने इंडिपेंडेंस को अटेन किया वाइट रूल से, और जो अचीवमेंट साउथ अफ्रीका की थी वो जो थी फ्री कंट्री, यानी कि साउथ अफ्रीका जो है उससे फ्री हो, राइट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट ideals does Mandela set for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के लिए मैंडेला ने कौन से ऐसे आइडियल्स सेट किए? अब ये कहता है यहाँ पे, he mentioned and laid on the ideals of liberating his people from the various bondage, the bondage of poverty, slavery, oppression, exploitation, suffering, gender discrimination, and other areas of prejudice that have been there for long. तो क्या कहता है, उसने मेंशन किया कुछ आइडियल जो उनके लोगों के लिए एक रुकावट बन चुके थे, बहुत सारे जो है, या लोगों के लिए बहुत सारी रुकावट बढ़ा रहे थे, बना रहे थे। यहाँ पे लिबरेट का मतलब होता है पैदा करना, राइट, पैदा करना, राइट। सो क्या बोला इसने कि लिबरेट, राइट। ने कहा कि आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम अ वेरियस बॉन्डेज। सो यहाँ पे बॉन्डेज जो है, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो है रुकावट, राइट। बॉन्डेज का क्या मतलब है यहाँ पे? रुकावट, राइट। तो वो रुकावट किसकी थी? पॉवर्टी की। पॉवर्टी किसको बोलते हैं? गुर्बत। सॉरी, गुर, गै, रे और बै, गुर्बत की, राइट। वो रुकावट क्या थी? गुर्बत। और फिर यानी कि लोगों को वो गरीब बनाते जा रहे थे, ऑपरेशन। ऑपरेशन का क्या मतलब है? दबाव। वो दबाव डालते जा रहे थे और एक्सप्लॉइट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉइट। तो एक्सप्लॉइट का क्या मतलब है? एक्सप्लॉइट का मतलब होता है उनको जो है मतलब नाकाम बना रहे थे, या उनको नाजायज उनका फायदा उठाना। यानी एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी चीज का नाजायज फायदा उठाना, नाजायज फायदा, राइट। फायदा यहाँ पे लिखेंगे। सो वो क्या था? नाजायज फायदा उठा रहे थे वो, राइट। उसके बाद सफरिंग, लोगों को काफी हद तक वो मुब्तला कर रहे थे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वो भेदभाव कर रहे थे। और दूसरी प्रिजुडिसेस जो वहां पे बहुत देर तक रही, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, why does such large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify? The tariff of। अब यहाँ पे क्या कहता है? कहता है बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर जो हैं वो वहां पे क्या थे? मौजूद थे या जमा थे, या उन्होंने इनऑगरेशन को अटेंड किया हुआ था, राइट।
इनॉग्रेशन को उन्होंने क्या किया था, अटेंड किया। व्हाट डिड इट सिग्निफाई, द टॉरिक डॉग, ये किस चीज, ये किस जो है फतह या किस कामयाबी का इशारा कर रहा था। सो यहाँ पे इनऑग्रेशन वर्ड है जिसका मतलब होता है आगाज करना, यानी कि जब उसने वहां पे अपने फ्रीडम को हासिल किया और फ्रीडम की स्पीच जो है की, यानी अपने मुल्क का आगाज किया, क्या किया, आगाज किया, या नए अहदे का आगाज करना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नए ओहदे का आगाज करना, नए ओहदे का आगाज करना, आगाज करना। नए ओहदे का आगाज जब उसने किया तो वहां पे बहुत सारे लीडर्स जो थे वो मौजूद थे। और फिर कहता है व्हाट डिड इट सिग्निफाई, द टॉरिक ऑफ, राइट। सो यहाँ पे वर्ड है सिग्निफाई। सो व्हाट इज सिग्निफाई, सिग्निफाई का यहाँ पे जो मतलब है वो मतलब होता है जाहिर करना, या यहाँ पे जो है मतलब सिग्निफाई का मतलब यानी कि व्हाट डिड इट सिग्निफाई द टॉरिक, यानी ये किस जो है कामयाबी की बात कर रहा था, यहाँ पे ये है इसका मतलब, राइट। सो दैट यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो ये कह रहा है एट द इनऑग्यूरल फंक्शन, जब नए ओहदे का फंक्शन चल रहा था, देयर वर मैनी इंटरनेशनल लीडर्स, वहां पे बहुत बैन अवी लीडर्स थे, who had come to pay the respect, who had come to pay their respect, जो वहां पे उनकी इज्जत करने आए थे, एंड homage, और उनको जो है ताजियत करने आए थे, एंड ऑल दिस, या खराज तहसीन जो है वो पेश करने आए थे। अब आगे कहता है ऑल दिस स्टूड फॉर द टॉरिक ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम, और ये जो है कामयाबी किसकी थी, ये इंसानी आजादी की कामयाबी थी, राइट। सो इट ऑल्सो सिंबलाइज, ये यहाँ पे ये भी इशारा करता था द फेथ, यानी कि भरोसा, इन डेमोक्रेसी, किस पे, डेमोक्रेसी पे, जमहूरियत पे, एंड ऑल्सो द पॉलिटिकल फ्रीडम, और पॉलिटिकल यानी सियासी मजहब, सॉरी सियासी आजादी पे, राइट। सो दैट हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। वो ये कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि what does Mandela means when he says he is simply the son of all African patriots who had gone before। क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ कहता है कि what does, कलर में दूसरा लूंगा, सॉरी। अब यहाँ पे क्या कहता है what does, राइट। मैंडेला मीन्स, मैंडेला का क्या मतलब था जब उसने कहा कि वो सादगी तौर पर तमाम अफ्रीका के पैट्रियाट को जो है, वो तमाम अफ्रीकन पैट्रियाट को जो है वो क्या करता है, जोड़ता है सिंपली तौर से, यानी एक मतलब सादा तरीके से जोड़ता है। Who had gone before him, उससे पहले कौन चला गया था, राइट। यानी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना काफी जरूरी है। एक बार हम फिर कोशिश करते हैं इसको समझने की। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। कहता है कि मैंडेला का क्या मतलब है जब उसने कहा कि मैं
सादा तरीके से तमाम अफ्रीकन की हुबल वतनी का जोड़ हो। Who had gone before? पहले कौन जा चुका था, राइट? अब यहाँ कहता है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज अ स्पीच बाय नेल्सन मंडेला who is talking his taking, not talking, who is talking with the people and taking his oath as a president of South Africa. He is the first black man to become the president of this country, which has been ruled by the whites and the Europeans who had colonized this country. The African National Congress had fought against this rule, and thousands of black Africans had suffered and died in their fight against the apartheid or discrimination against the blacks. The total sum of their efforts had made it possible for ANIC means here African National Congress, to win the election so that the black could rule their own land. This is why he says that he represents all these who struggle for this freedom or for this independence. Right? अब ये जो पीस हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, it has been taken from Long Walk to Freedom, right? इससे लिया गया। कहता है कि एक स्पीच है जो नेल्सन मंडेला ने दी है, जो अपने प्रेसिडेंटशिप की कसम ले रहा है साउथ अफ्रीका में, और वो पहला शख्स है जो काले आदमियों से ताल्लुक रखता है और प्रेसिडेंट बन रहा है इस कंट्री का। और वो कंट्री जो उस पर रूल कर रहे थे गोरे लोग, और यूरोप ने उसको कॉलोनाइज किया था, उसमें आबादियात बनाई हुई थी उस कंट्री में। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने उनके खिलाफ लड़ा या उस रूल के खिलाफ लड़ा, और हजारों की तादाद में साउथ अफ्रीका के या अफ्रीका के लोग जो है या काले अफ्रीका के लोग जो है वो मुब्तला हुए और मर भी गए उस फाइट में, जो फाइट एपार्थाइड के खिलाफ थी या डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थी, भेदभाव के खिलाफ थी उस अपने ब्लॉक्स में। टोटल सम यानी कि जो उसने जोड़ कहा है उस एफर्ट का, उसने कहा है कि ये जोड़ है उनकी ताकतों का, उनकी काविशों का, उनकी कोशिशों का, जो काफी इंपॉर्टेंट है या जिसने ये मुमकिन बनाया एनेक के लिए, एनेक मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लिए इस इलेक्शन को जीतना, और जो ये ब्लैक है ये अब यहाँ पे रूल अपनी कंट्री में हुकूमत कर सकते हैं। इसीलिए उसने कहा कि वो तमाम वो लोग जिन्होंने स्ट्रगल किया इस कंट्री के लिए, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो दैट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ oppression great heights of character, how does Mandela illustrate this? अब कहता है क्या आप रजामंद हो कि जो सताए गए लोगों की जो डेप्थ थी, जो गहराई थी, उसने एक बहुत बड़ा एक किरदार जो है वो पैदा किया। कैसे मैंडेला इसको इलस्ट्रेट करता है, राइट? It is a fact that the more someone is tortured and exploited and stronger one becomes in characters and actions and thinkings. Mandela says that years of tortures and brutality produce many stalwart and patriot like Oliver Tambo, ये एक अफ्रीकन था, राइट? क्या था? ये एक अफ्रीकन था। उसके बाद
वाल्टर सोसोलस, ये भी अफ्रीकन था। चीफ ल्यूथेलिस, ये भी अफ्रीकन था। यूसुफ डैडो एक्स्ट्रा। अब क्या, एक हकीकत है कि बहुत से लोगों में एक को टॉर्चर किया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, और उससे क्या होता था कि मतलब वो स्ट्रांग हो जाते थे, उनका किरदार जो है काफी हद तक स्ट्रांग हो जाता था, वो एक्शन करते थे, वो सोचते थे। मैंडेला यहाँ पे कहता है कि बहुत सारे सालों के बाद जब उन्होंने टॉर्चर किया और एक वैश्याना जो है वो हद पार की, और बहुत सारे ऐसे जो है वो कुवत और पैट्रियट जो है वो पैदा हुई उससे, जैसे कि वो थे ओलिवर टेम्पोस था, वाल्टर सिसोलस था, चीफ लेथ्यूलस था, और यूसुफ डैडो था। राइट, सो आगे बढ़ेंगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? बोलता है कि व्हाट टू विन ऑब्लिगेशन डज मैंडेला मेंशन। टू विन ऑब्लिगेशन क्या थी जो मैंडेला ने यहां पे बयान की हुई? राइट, टू विन, टू विन कहते हैं दो को, टू विन किसको बोलते हैं? दो को बोलते हैं। और ऑब्लिगेशन मींस एहसान, मेहरबानियां। राइट, क्या बोलते हैं उसको? एहसान और मेहरबानियां, एहसान और मेहरबानियां। ये ऑब्लिगेशन आपने कहीं बार इस्तेमाल किया होगा। और ट्वेन का मतलब होता है दो, और इसका मतलब होता है एहसान। एहसान, और इसका हम यहाँ पे मेहरबानियां भी लिखते हैं, मेहरबानी हम लिखेंगे क्योंकि ऑब्लिगेशन होती है मेहरबानी, और ये प्लूरल है आपको समझाने के लिए। राइट, तो जो उसने मेंशन की हुई है वो कौन सी थी? The first obligation Mandela say is to his family, his parents, his wife and children. The second obligation that he owns is to his country and to his people. पहली जो मेहरबानी की उसने बात की है, कहा कि यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंडेला के पास दो मेहरबानियां थी, या दो एहसान थे। पहला वाला जो एहसान था वो था उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी बीवी, उसके बच्चे। और सेकंड ऑब्लिगेशन जो थी वो जो उसने ली हुई थी वो थी उसकी कंट्री और उसके लोग। राइट, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड मैंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस? कहता है कि मैंडेला की अंडरस्टैंडिंग, आजादी की अंडरस्टैंडिंग या आजादी की समझ कैसे तब्दील हुई उसके उम्र के गुजरने के साथ और उसके तजर्बे के साथ। उसकी आजादी की समझ उसको कैसे आई? राइट, ये कहता है द ऑथर sees that he went on from one experience to another experience. He observed things, happenings, and felt that the freedom was the goal, and he failed to perform his duty to family. He felt that he was not allowed to perform his duties to the family. The South Africans were forced to live apart from their own species, and this shocked him. The people wanted to be free, and this gave a new meaning to his hunger for people who instilled faith.
अब ये कहता है, ऑथर यहाँ पे कहता है कि वो एक एक्सपीरियंस से दूसरे एक्सपीरियंस की तरफ गया, यानी एक तजर्बा हासिल करने के बाद वो दूसरा तजर्बा हासिल करने के लिए गया। उसने ये मुशाहिदा किया कि जो चीजें या जो कुछ भी हो रहा है, उसने महसूस किया कि आजादी उसका गोल है। वो फेल हो गया अपनी ड्यूटी को या अपने फर्ज को अपनी फैमिली के लिए अदा करना। उसने महसूस किया कि वो अब उसको इजाजत नहीं होगी अपनी ड्यूटी को अदा करने के लिए या अपने फर्ज को अदा करने के लिए अपने ही खानदान के लिए। साउथ अफ्रीकन जो थे उनको फोर्स किया जाता था जीने के लिए कि वो अपनों से दूर हो जाएं, और इसने नेल्सन मंडेला को बहुत हद तक दुख पहुंचाया। वो लोग जो चाहते थे आजाद रहना, और ये सुप्रेशन जो अंग्रेजों की तरफ से थी, उनको इस सोच ने एक नई जो है जीने की वजह बता दी, या एक नया मतलब बताया अपना अपने भूख के लिए जो लोगों में थी, और उसमें उसने भरोसा भर दिया। तो इस तरह से हमारा जो है टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे यानी इदरीस देव को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।